भारत में जब भी वेतन आयोग की चर्चा शुरू होती है तो यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की खबर नहीं होती है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आने वाले कई सालों तक देश की अर्थव्यवस्था, बाजार, खर्च करने की आदत, बचत, कर्ज, निवेश और आम परिवार की जिंदगी की दिशा तय करती है। आज देश उसी मोड़ पर खड़ा है जहां 7वां वेतन आयोग का समय लगभग पूरा हो चुका है और 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें, आशंकाएं और सवाल एक साथ खड़े हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, असली सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी की जेब में कुछ बचेगा या महंगाई सब निकल जाएगी। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। उस समय भी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सैलरी में बड़ा उछाल आएगा और जीवन आसान होगा। शुरुआती सालों में ऐसा लगा भी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, किराया, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी होती गईं, वैसे वैसे वेतन वृद्धि का असर हल्का पड़ता चला गया। अब 2025 के अंत तक पहुंचते पहुंचते 7वें वेतन आयोग का चक्र लगभग पूरा हो रहा है और इसी के साथ 8वें वेतन आयोग की जरूरतें साफ दिखने लगी हैं। सरकार की तरफ से यह संकेत साफ है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कल से सैलरी बढ़ जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि सरकार आने वाले वर्षों के लिए वेतन और पेंशन की नई संरचना तैयार करने जा रही है। अनुमान यही है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन भारत में वेतन आयोग का इतिहास बताता है कि लागू होने और पैसा खाते में आने के बीच अक्सर लंबा इंतजार रहता है। कई बार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पैसा बाद में मिलता है, जिससे एक साथ बड़ी रकम आती है, लेकिन तब तक महंगाई अपना असर दिखा चुकी होती है। अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ सकती है। अलग अलग रिपोर्टों और अनुमानों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना है। अगर आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर वही गणित है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.8 से 3.0 के आसपास जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो औसतन सैलरी में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। यह आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे रोजमर्रा के खर्चों से जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 20,000 रुपए है। नए वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 50,000 के आसपास पहुंच सकती है। कागज पर यह बढ़ोतरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसी दौरान महंगाई, टैक्स, बच्चों की शिक्षा, मेडिकल खर्च और ईएमआई भी बढ़ चुकी होती है। यही वजह है कि आम आदमी के मन में सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सैलरी बढ़े और खर्च उससे तेजी से बढ़ जाए। अब अगर हम आम आदमी की जेब की बात करें तो इसका सीधा असर सिर्फ सरकारी कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता। जब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय बढ़ती है तो बाजार में पैसा घूमता है। लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, बच्चे की पढ़ाई पर खर्च बढ़ाते हैं, ट्रेवल करते हैं। इसका फायदा दुकानदार, बिल्डर्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और छोटे कारोबारियों तक पहुंचता है। यानी एक वेतन आयोग पूरे आर्थिक चक्र को गति देता है। पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग और भी अहम है। देश में करोड़ों ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी तरह पेंशन पर निर्भर है। मेडिकल खर्च बढ़ रहा है, दवाइयां महंगी हो रही हैं और परिवारों का सहारा हर किसी को नहीं मिलता। अगर पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होती है तो यह वर्ग सम्मानजनक जीवन जी सकता है। अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन भी अच्छा इजाफा हो सकता है, जिससे खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल और उठता है, क्या 8वां वेतन आयोग महंगाई को और बढ़ाएगा? इतिहास बताता है कि जब भी बड़े पैमाने पर सैलरी बढ़ती है तो मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से कीमतों पर दबाव आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वेतन आयोग गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सरकार को इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने की ठोस नीति भी बनानी होगी। अगर सैलरी बढ़े और महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ जाए तो आम आदमी की जेब में असल फायदा नहीं पहुंचता। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा? जवाब है, सीधा फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन परोक्ष फायदा पूरे समाज को होता है। दूसरा सवाल ये है, क्या निजी क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा? सीधे नहीं, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर में भी मांग बढ़ेगी। तीसरा सवाल ये है, क्या 1 जनवरी 2025 से पैसा खाते में आ जाएगा? जवाब है, जरूरी नहीं है। तारीख प्रभावी मानी जा सकती है, लेकिन भुगतान में देरी हो सकती है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा? फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई साफ घोषणा नहीं है,
आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए को रीसेट किया जाता है और फिर नए सिरे से जोड़ा जाता है। इससे शुरुआत में डीए कम दिखता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि अब आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अफवाहों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सैलरी डबल हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, तो अपने बजट और निवेश की योजना पहले से बनाइए। एरियर आए तो उसे सिर्फ खर्च करने की बजाय भविष्य की सुरक्षा में लगाइए। तीसरी बात, अगर आप निजी क्षेत्र में हैं, तो भी इस बदलाव को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग असल में एक आर्थिक दर्पण है। यह दिखाता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को किस तरह देखती है और महंगाई व जीवन स्तर के बीच संतुलन कैसे बनाया जा रहा है। यह सिर्फ सैलरी बढ़ाने का फैसला नहीं है, यह भरोसे का फैसला है। अगर यह भरोसा कायम रहता है तो आम आदमी की जेब पर इसका असर सकारात्मक होगा, अगर नहीं तो यह एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगा। 8वां वेतन आयोग उम्मीद है, राहत है, लेकिन चमत्कार नहीं। यह आम आदमी की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकता है, पूरी तरह बदल नहीं सकता। असली फर्क तब पड़ेगा जब सैलरी बढ़ने के साथ साथ महंगाई, टैक्स और खर्चों पर भी नियंत्रण हो। तभी कहा जा सकेगा कि 8वें वेतन आयोग ने सच में आम आदमी की जेब को मजबूत किया।